हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल हमारे प्यारे से चैनल बीइंग सोशल। आज हम हमारा जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे और चैप्टर जो हमने चूज़ किया है आज वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमारे ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब ये चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर इसको क्यों ही पढ़ना है, हमारे लाइफ में इससे क्या रिलेवेंस है, क्या सीखने को मिलेगा, क्या हम ये 7th में 8th में नहीं पढ़ के आए, दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हम सबको पता है रिसोर्स क्या होता है। सर रिसोर्स वो होता है जो हमारे काम में आए, उसकी कुछ यूटिलिटी हो या उसकी कुछ वैल्यू हो। अब जब हम रिसोर्स को क्लास 10th में यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं तो देखिए रिसोर्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आप देखेंगे अभी आपने अब तक क्लासों में पढ़ा है कि रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके काम में आती है, आपकी नीड्स फुलफिल करती है, वो रिसोर्स होती है। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आप अगर रिसोर्स को ऐसे डिफाइन करेंगे तो आप में और क्लास 8 और 7th के स्टूडेंट में फ़र्क क्या है। तो जैसे जैसे आप अब 10th क्लास में हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके डेफिनेशन में कुछ की टर्म्स ऐड हो जाएं, पहली बात। तो दूसरी बात, इसको डेवलपमेंट से कैसे एसोसिएट किया जा रहा है। सर रिसोर्स और डेवलपमेंट का सच में आपस में कोई रिलेशनशिप है क्या, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, या दोनों अगर नहीं भी हो तो क्या काम चल जाएगा। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, द मोमेंट यू वेक अप इन द मॉर्निंग टिल यू स्लीप फॉल अस्लीप, जब तक आप सोएंगे नहीं तब तक आप अपने आसपास कितने सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे और वो सब ही आपके रिसोर्सेज हैं। कुछ भी जो माने आप चाहें वाटर मान लें, आप चाहें व्हीकल्स मान लें, बुक्स मान लें, इलेक्ट्रिसिटी मान लें, ये सब क्या है, रिसोर्स है। अब आपको इस चैप्टर के थ्रू समझाया जा रहा है कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं। यूज इन द सेंस आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए रिसोर्सेज यूज करते हैं। कुछ भी मान लो आप अगर आज एजुकेशन ले रहे हैं, आपको आपके ह्यूमन बॉडी के बारे में पता है, ह्यूमन प्रोसेस के बारे में पता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं, आप कोशिश करते हैं कि अपने शरीर को एकदम फिट रखें। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपने जो लाइफ ऑफ स्पैन है वो बढ़ाते जाएं, या कैसे हम हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं। आप छोटा सा एग्जांपल ले, आज अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को माने, उसके अंदर जो भी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, क्या उसके अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं या जो भी वहाँ पे अपना इलाज कराने जा रहे हैं, अगर मान लो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कितने सारे पेशेंट सफ़र कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर लोगों को कहीं ट्रैवल करना है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं और लोगों के पास इतनी परचेसिंग पावर कैपेसिटी भी नहीं है कि वो खुद की व्हीकल परचेज करें, यहाँ पे गवर्नमेंट जो आपको ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करा रही है, क्या वो आपके लिए रिसोर्स है? बिल्कुल है। अब ये सारे ट्रांसपोर्टेशन चल किससे रहे हैं? क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, तो ये सब क्या आपके लिए रिसोर्स है? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है। यही सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज हमारे काम में कैसे आते हैं, हमें रिसोर्सेज को क्यों बचाना है, हम रिसोर्सेज को कैसे काम में ले पा रहे हैं। अब ये सब हमारे टॉपिक रहेंगे और हमारे डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है। अगर आप इस चैप्टर को ढंग से जाने तो इसमें जो 2 पार्ट है बेसिकली, पहला रिसोर्स के बारे में बता रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या है, कैसे हम उसको यूजफुल बनाते हैं, रिसोर्सेज क्यों कम हो रहे हैं, हमें क्यों कंजर्व करना है, आर देयर एनी इंटरनेशनल एफर्ट्स टेकन बाय द कंट्रीज टू प्रिजर्व रिसोर्सेज, और सिर्फ बातें करते रहते हैं नहीं। हम देखेंगे दूसरे पार्ट में, आप देखेंगे कि हमारे जो रिसोर्सेज जैसे लैंड है, सॉइल है, ये कैसे खराब हो रहे हैं, इनको कैसे हमें बचाना है, क्यों बचाना है, क्या रोल प्ले करते हैं लैंड एज ए रिसोर्स, सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है, क्यों हमें इसके बारे में पढ़ना है, ये सब हम पढ़ेंगे। टू प्रोसीड विद द टॉपिक, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लें। यहाँ पे आपको जो कुछ भी दिख रहा है, लेबर, कैश, टाइम, मटेरियल्स, एनर्जी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपने ढूंढा है इसको आप पेटेंट करा सकते हैं, इस पर कॉपीराइट ले सकते हैं। बहुत बार आप सुनते होंगे, आसपास आपके केसेस सुनते होंगे कि इस यूट्यूबर पे या इस इंसान पे कॉपीराइट का केस लगा है, इसने यहाँ से इसका कंटेंट कॉपी किया है, किसी राइटर, किसी सिंगर ने जो गाना लिखा है या जो भी आर्टिस्ट है उन्होंने जो भी प्ले किया है उसको कॉपी किया है। रियल इस्टेट, ये सब रिसोर्स है। अब देखो रिसोर्स की अगर सिंपल डेफिनेशन आप देखें तो रिसोर्स सिंपली ये होता है सर जो भी हमारे काम में आए उसको हम रिसोर्स कहते हैं। उसकी क्या होनी चाहिए? यूटिलिटी होनी चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। दीज आर दी 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच डिफाइंस रिसोर्स। लेट्स प्रोसीड स्टूडेंट्स। हमारा जो पहला क्वेश्चन है
व्हाट इज रिसोर्स। आप अगर मान लो आपसे रैंडमली कोई पूछे कि आप रिसोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, रिसोर्स क्या होता है, तो आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं कि सर रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट फुलफिल्स और सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। आपको सिर्फ कुछ कीवर्ड्स यूज करने हैं। अब कीवर्ड्स क्या है, देखिए रिसोर्स तब तक रिसोर्स नहीं जब तक आप उसको नेचर से हार्नेस नहीं करते, माइन नहीं करते। अब माइन करने के लिए आपको एक चाहिए तरीका। तरीका मतलब टेक्निक, टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी। इसका मतलब एक बात तो ठीक है सर, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए अगर रिसोर्स को निकालना है तो। अब टेक्नोलॉजी तो है आपके पास, अगर मान लो नेचर में प्रेजेंट ही ना हो तो क्या कोई काम का है? नहीं, नेचर में प्रेजेंट भी होना चाहिए। वेरी गुड। दूसरा क्या था आपने पढ़ा, भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तीसरा हमारे पास इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जिससे हम उनको कन्वर्ट करेंगे। अब थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं, टेक्निकल टर्म्स देखते हैं। Anything that is available in nature which can satisfy human need provided they are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. अब now you must have come across two new words. एक है अपना economically feasible। अब देखो economically का मतलब होता है पैसा, अब feasible का मतलब क्या है? देखो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने को माइन करा है, कुछ भी एक एक्टिविटी मान लेते हैं। जैसे मान लो हमें आयरन ओर माइन करना है और हमारी जो लागत है वो कुछ है हमारी 1 लाख रुपीस। कितनी? 1 लाख रुपीस। और जो भी हमने रिसोर्सेज माइन किए हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं आज हमने ना मशीन लगा के, लेबर ला के, जो भी हमें करना था हमने 1 लाख रुपए लगा दिए और हमने जो आयरन ओर निकाला है, हमारा जो प्रोड्यूस है वो हमारा जो निकला है वो कुछ है हमारे 80,000 का सिर्फ। अब 80,000 को अगर आपको सिर्फ वैल्यू मिली है, इसका मतलब आपने जो भी काम किया है क्या वो प्रॉफिटेबल है? क्या एक बार दोबारा सोचना कि सर लाख रुपए लगा के हमें सिर्फ जो भी रिसोर्स मिला है वो सिर्फ 80,000 का है, तो हम क्या ही करेंगे सर? हमें तो नुकसान हो गया 20,000 का, इस 20,000 की भरपाई कैसे करें? तो इसका मतलब रिसोर्स क्या होगा? जो टेक्नोलॉजिकली भी एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है, यहाँ पे जो ये टर्म है ये अपने आप में आपको बहुत कुछ बता रहा है कि जब आप रिसोर्सेज माइन करते हैं किसी भी जगह पे, कोई भी आप एरिया मान ले, प्लेटू मान ले, जगह मान ले, अगर वहाँ पे आप माइन कर रहे हैं और आपकी माइनिंग की वजह से वहाँ पे आसपास के लोगों को, वाइल्ड लाइफ को या किसी भी चीज़ को हार्म पहुँचा रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो एक रिसोर्स नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आगे जाके परेशान करेगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही रिलेवेंट एग्जाम्पल है। आपने पंजाब का अगर कभी केस पढ़ा होगा आपने कभी भी प्रीवियस क्लासेस में, तो वहाँ पे बताया जाता है जो हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको पता होगा, जिससे हमने हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी हालत ये थी कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। अब फूड सिक्योरिटी क्या होती है सर? आप तो नए नए टर्म ऐड कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब हमारे पास खाना एनी टाइम अवेलेबल होना चाहिए। अब इसको इंश्योर करने के लिए हमने क्या किया? हमने हमारे जो वीट का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना था हमें। तो हमने क्या किया, हमारे एक साइंटिस्ट है MS स्वामीनाथन, इन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप ले आओ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। अब हाई यील्ड वैरायटी सीड लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाके ले आए अमेरिका से हाई यील्ड वैरायटी सीड। जैसे ही इंडिया में लाए गए हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो शूट कर गया, इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ गेहूं का। इससे हमें खाना तो मिला, लेकिन पता है कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिपरकशंस क्या थे? उसके रिपरकशंस ये थे कि पंजाब के अंदर ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो रिड्यूस हो गए सिग्निफिकेंटली। आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे लोग अब रियलाइज कर रहे हैं कि हमने जो मॉडर्न सीड्स यूज़ करे उनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे सरकार ने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की उसकी वजह से उन्होंने जो ट्यूबवेल्स हैं, पंप्स हैं, वो एनी टाइम उन्होंने स्टार्ट रखे, जिसकी वजह से उन्होंने जो ग्राउंड वाटर है इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया कि ग्राउंड वाटर टेबल इतनी नीचे जा चुकी है कि लोग अब एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है? जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ उन्होंने कुछ शॉर्ट टर्म अपने गोल्स पूरे करने के लिए, पैसा कमाने के लिए उन्होंने ग्राउंड वाटर तो यूज़ किया, लेकिन आज उनका जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और उनको लग रहा है ये कि हमने शायद ग्राउंड वाटर कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया। इसके बजाय बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, अब आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट सजेशंस वुड यू गिव टू द पीपल ऑफ पंजाब और द फार्मर्स ऑफ पंजाब
टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो हो सकता है शायद आपका एक पॉइंट ये हो कि उनको वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाने ही नहीं चाहिए जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, भले ही वहाँ पे कैनाल बहुत है लेकिन कैनाल का एक्सेस हर खेत में नहीं है। तो अब बैक टू द क्वेश्चन और डेफिनेशन। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स इज एनीथिंग अवेलेबल इन नेचर विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। अब इसकी 3 कंडीशन है, प्रोवाइडेड दे आर technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। प्लीज स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को अगर एक बार पढ़ लिया, बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं होगी। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सबसे सिंपल क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत बार पूछे हैं कि व्हाई डू वी नीड रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज। आपको अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, आप कैसे अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, अगेन यहाँ पे पहला पॉइंट सिर्फ डेफिनेशन लिखा है, क्योंकि हमें पता है कोई भी आंसर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें उसको पहले डिफाइन तो करना पड़ेगा। अब हमारी जो वर्ड लिमिट है क्वेश्चन की वो कितनी है, 120 वर्ड्स हैं। अब ये जो 120 वर्ड्स हैं इनको लिखने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम रिसोर्स पे स्टार्ट हो जाएंगे पूरा ऐसे लिख देंगे, हमें थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हमने पहले डिफाइन कर दिया, फिर हमने 4 पॉइंट्स लिखे। हमारा पहला पॉइंट था वी नीड रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। अब बेसिक नीड्स जैसे क्या होता है, क्या समझते हैं आप बेसिक नीड? कुछ भी मान लो, आपको जो डेली सर्वाइवल के लिए पानी भी चाहिए, क्लीन हवा चाहिए, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी डिपेंडेंट है रिसोर्सेज पे, यस और नो। तो यहाँ पे ये तो बन जाता है पॉइंट कि सर ये पॉइंट तो हमेशा याद रहेगा, बेसिक, नाम ही बेसिक आ गया तो बेसिक नीड्स तो पूरी करनी ही करनी है। फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे देश का जो भी आज डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, मोदी जी आज यहाँ जा रहे हैं, मोदी जी आज वहाँ जा रहे हैं, इस कंट्री के साथ हमने टाई अप किया, ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं, बायलैटरल ट्रीटी साइन की है, ये जो भी आप सुनते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडिया की जो पोजीशन है, किस में, इंडिया की जो पोजीशन है ट्रेड में, वर्ल्ड स्टेटस जो है इंडिया का वो धीरे धीरे अब इम्प्रूव हो रहा है। हमारी जो मशीन्स हैं वो मॉडर्न होती जा रही है, हम कैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत ही कम रेट में बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड के गुड प्रोडक्ट्स के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमारी क्वालिटी मैच करे। इसके साथ साथ जब हम ये करेंगे तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल है, जो भी हमारा लाइफस्टाइल मान लो आप कुछ भी, आप चाहे जिम मान लीजिए, आप चाहे हॉस्पिटल्स मान लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन मान लीजिए, हमारा जो एजुकेशन सेक्टर मान लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा इंप्रूव होगा उतना ज़्यादा हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बेटर होता जाएगा। बेटर कैसे होगा सर? आप बोलोगे सर पढ़ाई से क्या होने वाला है? सर आसपास की जो रिसर्च जब बढ़ेगी तो हो सकता है कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा रेयर डिजीज़ है जो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, या साइंटिस्ट या जो अपने रिसर्च कर उन्होंने डिस्कवर किया है कि अगर हम हमारे लाइफस्टाइल के अंदर इंप्रूवमेंट करें या डिजीज़ को क्योर करना है तो आप ये कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे आपके अगर कोई बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज़, उसको अगर क्योर करना है तो ऐसी कोई रिसर्च की जाए, मेडिसिन बनाई जाए, ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे हमारे नेशनल डेवलपमेंट में। तो ये जो कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इतना आंसर लिखें, आप चाहें तो इसको किसी भी एक इंडिविजुअल पॉइंट को बढ़ा के एक्सप्लेन करके अपने वर्ड्स में, अपने इन योर ओन सेंटेंसेस आप एक आंसर लिख सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आपको एनसीईआरटी के अंदर हमारे फर्स्ट पेज पे, जो चैप्टर का फर्स्ट पेज है, देखो इस पर ट्राइंगल दिखता है। अब ये ट्राइंगल बहुत बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ट्राइंगल का क्या ही काम है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल के सबसे एक पॉइंट, 3 पॉइंट होते हैं ट्राइंगल के। तो पहला क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसको आप नेचर भी कहते हैं। एक दूसरा क्या दिख रहा है आपको? टेक्नोलॉजी, आया ना? ओके। फिर आपको दिख रहा होगा इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन जो भी है, अब आप यहाँ पे देखो, जो इंस्टीट्यूशन है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये ट्राइंगल समझा क्या रहा है? इस ट्राइंगल की मदद से आप इस चैप्टर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्ट्रेटली आंसर कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा सर मजाक कर रहे हैं, लेट्स सी कैसे करते हैं। देखिए, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि हम रिसोर्सेज को काम में कैसे लेते हैं या हाउ डू वी मेक रिसोर्सेज यूजफुल, इसका आंसर बताओ, तो आप यहाँ पे सिंपली बता सकते हो किसी भी रिसोर्स को काम में लेने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारे पास वो रिसोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। मान लो हमें लिथियम आयन की बैटरी बनानी है हमारे देश में और हमारे पास लिथियम है ही नहीं, हम लिथियम बाहर से ला रहे हैं, तो हो सकता है जो हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो वो बढ़ जाए, या हो सकता है कि हमें उसकी कंटिन्यूस सप्लाई मिले या ना मिले, इंश्योर करना मुश्किल है। तो सबसे बढ़िया काम ये होगा, अगर लिथियम हमारे पास है तो हम खुद ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे हमारे जो भी लिथियम, हमारे जो एम्स हैं, हम जो भी करना चाह रहे हैं उसको फुलफिल कर पाएँ। यस और नो? तो चलो सर पता चल गया नेचर में है भी, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कैसे निकालना है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास ऐसी इंडस्ट्रीज ही नहीं है जिसको वो लिथियम कन्वर्ट करना आता हो बैटरी में, तो बैटरी बनेगी क्या?
इम्पॉसिबल सर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी रेडी करना पड़ेगा। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप किसी रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि है ह्यूमंस। अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी, जितने ज़्यादा आप स्मार्ट होंगे, जितने ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगी, आप उतना ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज को अच्छा कर पाएंगे, आप उतना ज़्यादा उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे। तो आपको लोगों को ये बात समझनी होगी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको काम में लेने के लिए कुछ प्री कंडीशंस है, प्री रिक्वेस्टिक कंडीशंस हैं। अब यहाँ से सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसे पूछे? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट देता हूँ मैं, बहुत एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, द मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बहुत सिंपल है, यही तीनों पैरामीटर समझाने हैं। मान लो सिर्फ नेचर में अगर हमारे पास अवेलेबल है रिसोर्स, क्या हम उसको निकाल पाएंगे, हार्नेस कर पाएंगे, माइन कर पाएंगे बिना टेक्नोलॉजी के? बिल्कुल नहीं सर, टेक्नोलॉजी तो होना ज़रूरी है। अगर नेचर में प्रेजेंट है और टेक्नोलॉजी है तब जाके हम सोच सकते हैं। इसके अलावा भी लेकिन एक और हमारे बीच में प्री रिक्वेस्टिक कंडीशन है, हमारी फैक्ट्रीज होनी चाहिए। अगर फैक्ट्रीज नहीं होगी तो उनको प्रोसेस कैसे करेंगे, गुड्स कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे ये तीनों ही आपस में इतने इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कभी भी आप किसी भी रिसोर्स को यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछे, ब्रिटिशर्स वेर सक्सेसफुल इन एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, व्हाट वर द रीजंस ऑफ इट, आप आंख बंद करके यही डायग्राम दोबारा बता सकते हैं और बोल सकते हैं। इसमें बस अपन को नेचर वाला नहीं लिखना क्योंकि नेचर में तो अपने इंडिया में प्रेजेंट था, लेकिन आप कह सकते हैं कि उनके जो ह्यूमन रिसोर्स है या उनके जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करके इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और अपनी इंडस्ट्रीज़ को फीड किया। उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजी वहाँ से उनके पास ऑलरेडी थी, उनके पास इंडस्ट्रीज थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो रॉ मटेरियल है उसको यूज़ किया और उनकी इकोनॉमी ग्रो हुई। अगर आप इन चारों पॉइंट्स को ध्यान से देखें, रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन नेचर, दे आर माइंड थ्रू टेक्नोलॉजी and converted into final goods with the help of institutions. Human beings are important factor to utilize them in proper way and make resources useful. Please remember, ये डायग्राम मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको यूज कर पाएं। अगली बार जब भी कोई क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन आता है, डू रिमेंबर इन 4 पॉइंट को दिमाग में रखना, नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन बीइंग्स। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, नॉट this diagram, you can attempt 5 mark questions very easily. I hope you are taking it very seriously and going to revise it again. Let's come to the next topic. How do we classify resources? देखिए resources जो है, initially this topic was in detail but CBSE has reduced the syllabus. आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 4 टाइप पता करने हैं कि रिसोर्सेज को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे 4 कैटेगरी है। अगर ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो 2 कैटेगरी होती है, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक बहुत सिंपल है, लिविंग है, एबायोटिक इज नॉन लिविंग। वेयरएज ओनरशिप की जब बात करते हैं, अब इन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर दिया है ओनरशिप पे। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, जिसको आप ओन करते हैं। अब इंडिविजुअल में कौन ओन करेगा, खुद इंसान। कम्युनिटी में कौन कर सकता है, सर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, कोई विलेज हो सकता है, हाँ या ना, कोई कम्युनिटी हो सकती है। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज वो होते हैं, आप चाहे पार्क समझ सकते हैं इससे, या कोई और गौशाला देख सकते हैं अपने आसपास गांव में अगर आपको दिख रही हो। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है वो नेशनल। नेशनल का मतलब देश का रिसोर्स है। और चौथा जो है वो इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबके हैं, या तो किसी के नहीं है या सबके हैं। अब अंटार्कटिका है, अगर उसके लिए लड़ाई करना स्टार्ट कर दें सारे देश, तो आप सोचिए क्या लड़ाइयाँ ज़्यादा नहीं हो जाएंगी। रिसेंटली अभी जो लड़ाई हुई उससे ही लोग परेशान हैं। तो सोचिए जब इंटरनेशनल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लग गए, वो भी कंट्री से लड़ाई कर करके, तो क्या कंडीशन होगी हमारे इकोनॉमी की। तीसरा जो हमारा कैटेगरी है वो एग्जॉस्टिबिलिटी। नाम से पता चल रहा है एग्जॉस्ट हो रहा है। एक कैटेगरी रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल नाम से पता चल रहा है जो रिचार्ज होता रहता है, रिन्यू होता रहता है। वेयर इज नॉन रिन्यूएबल उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, क्रूड ऑयल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। नेक्स्ट इज द कैटेगरी ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब देखिए स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो चीज़ है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कितना डेवलप कर रखा है उस रिसोर्स को। अब मान लेते हैं कि जैसे मान लो वाटर है, अब वाटर से हमने बिजली बना रखी है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि हमने उस रिसोर्सेज को बहुत फुल्ली पोटेंशियल उसको हमने उस रिसोर्स को इतना डेवलप कर लिया है कि हम इसको सब कुछ जानते हैं।
लेकिन जो पोटेंशियल कैटेगरी है उसको ऐसी होती है जैसे हमें पता है कि इसके अंदर, इस रिसोर्स के अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी या पर्याप्त ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है जिसको हम यूज़ कर पाएँ। जैसे मान लो कोई ऐसी न्यूक्लियर एनर्जी है जिसकी एनर्जी नेवर एंडिंग है, आपने ऐसा सेल डेवलप कर लिया कि सर एक बार सेल खरीदना है, फिर लाइफ टाइम कभी आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी आपको। लेकिन हमें पता ही नहीं है उस एनर्जी को कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन हमें पता ही नहीं है उसका बायो वेस्ट, जो बायो वेस्ट इन द सेंस जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो वेस्ट होगा उसको हम डंप कहाँ करेंगे, क्योंकि आप ऐसे ही कहीं भी रेडियो वेस्ट डंप नहीं कर सकते, जनरेशंस खराब हो जाती है। नेक्स्ट जो रिजर्व्ड और स्टॉक है, थोड़े सिनोनिम लगेंगे आपको। रिजर्व्ड आपने बहुत बार देखा होगा, बाइक्स जो फ्यूल चलाते हैं लोग, उनका फ्यूल रिजर्व में आ जाता है, उनको पता चल जाता है हमारे पास इतना ही बचा है। स्टॉक तो आप समझ रहे हैं कैसे हम स्टॉक कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये 4 कैटेगरी है, ओरिजिन, ओनरशिप, एग्जॉस्टिबिलिटी, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। प्लीज गो थ्रू दीज वंस सो दैट यू कैन इजीली टिक द MCQs। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट अगेन। नाउ हियर इज नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज क्यों डेवलप करने पड़ते हैं? देखिए बहुत सिंपल सा है। रिसोर्सेज डेवलप करने की सबसे पहली नीड तो ये है कि हम रिसोर्सेज के बिना हमारी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यूस रखें तो हमें रिसोर्सेज को डेवलप करना ही पड़ेगा। ऐसे मान लो नेवर एंडिंग गोल है ये, हमें रिसोर्सेज हर कदम पे चाहिए। आज आप अगर आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, AC में पढ़ रहे हैं या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये सब देन है रिसोर्सेज की। आप अपने आसपास कुछ भी देखिए, कोई भी इंसान अपनी लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकता बिना रिसोर्सेज के। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एज अ रिजल्ट ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग इट इनडिस्क्रिमिनेटली। अब देखो ऐसा होता ही है, ये हमारी टेंडेंसी है ह्यूमंस की कि एक बार अगर हमें कोई चीज़ मिली है, हमने इसको फॉर ग्रांटेड ले रखा है। इस वजह से ही सारी प्रॉब्लम अराइज होती है। इस वजह से ही आप लोग देखते हैं कि कैसे हमारे आसपास जो भी हमें मिला है हम उसको वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट इन द सेंस कोशिश करते हैं, हम उसको ध्यान रखते ही नहीं। आप सबसे इजी एग्जांपल वाटर को देख लें। हमें लगता है कि वाटर अबंडेंस में है तो क्यों ना हम इसको यूज़ करते रहते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्यों ही बचाना है। हर दिन हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एड्स देखते हैं कि पानी बचाओ, ये करो, वो करो, क्यों? अब आप सोचिए कि पानी इतना इम्पॉर्टेंट है, आप अपना एक दिन इमेजिन नहीं कर सकते बिना पानी के। और आप सोचिए वाटर का एक्सेस कितना ज़रूरी है। जो गरीब लोग हैं उनको अगर क्लीन वाटर नहीं मिलेगा तो आप सोचिए कितने डिजीज़ होंगे उनको। तो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ रही है कि सर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी सर उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, इसलिए हमें डेवलप करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर इतना ज़्यादा वाइड हो जाएगा कि बेचारे जो गरीब हैं शायद कभी उनके पास ये मन में होगा ही नहीं कि हम कभी पैसे वाले होंगे या हमें भी रिसोर्सेज मिलेंगे। तो ये गैप बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं 3 रीज़न है इसके। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। अब देखो जब कुछ लोगों की लालच पूरी करने के लिए रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं तो वो ख़त्म होते जाते हैं। तो हमें ये भी है, इनके लिए भी रिसोर्स पूरा करना ही पड़ता है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, कोई लोग हैं जो बेचारे इतनी महंगी महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं, उनके भी रिसोर्स रिक्वायरमेंट है ही। वहीं कोई गरीब है, उनके लिए हो सकता है खाना मिल जाए उनको 2 वक्त, ये हो सकता है उनके लिए रिसोर्स। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं क्योंकि हम कुछ ग्रीडी लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट आप देखेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। अगर मान लो कि एक अमीर आदमी के पास पैसे हैं, जस्ट बिकॉज उसके पास पैसे हैं और वो रिसोर्सेज ज़्यादा ख़राब करे, तो आप मान लीजिए जिन बेचारों के पास नहीं है उनके साथ क्या होगा। अगर मान लो आप लोग इतने रिच हैं कि आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ बहुत सही रहे, लेकिन बेचारे जो गरीब लोग हैं वो इतना ध्यान दे सकते हैं कि अपनी हेल्थ पे, क्या वो अपने प्रोटीन इंटेक या जो भी वो फैट्स खा रहे हैं, फैट्स या गुड मिनरल्स मान लीजिए, आप गुड डाइट मान लीजिए, बैलेंस डाइट मान लीजिए, क्या वो ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो बस अपना पेट भरना चाहते हैं, उनको नहीं पता वो अपने हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड कॉस्ट तो गवर्नमेंट की ही बढ़नी है। जब लोग बीमार ज़्यादा होंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, दवाई तो देनी पड़ेगी उनको। जब वो दवाई का कॉस्ट बढ़ेगा सरकार का, एट द एंड सोशल कॉस्ट बढ़ रही है देश की, विच इज़ अगेन यूज बाय द टैक्स पेयर्स मनी ओनली। आपके पेरेंट्स जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं से दवाइयाँ आती है सरकार की, लोगों की सैलरी आती है। तो यहाँ पे लोगों को हेल्दी रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो लास्ट रीज़न है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग।
अगर आपको लग रहा है ग्लोबल वार्मिंग से सर क्या ही फ़र्क पड़ता है, आप देखिए जब हमारा मेन टेम्परेचर राइज करेगा तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो मीन सी लेवल है वो राइज होगा, और मीन सी लेवल राइज होने से क्या होगा, हमें लोगों को इधर उधर लोकेट करना पड़ेगा, और जब लोग इधर से उधर लोकेट होंगे तो आपस में लड़ाइयाँ बढ़ेगी, रॉबरी बढ़ेगी, मर्डर्स होंगे, लोग लड़ेंगे आपस में, इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे, रियॉट्स बनेंगे। तो ये सब हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो इसके लिए अगर हम रिसोर्सेज पहले से डेवलप करते रहें और लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते रहें तो हो सकता है चांसेस आर देयर कि पीस बना रहे, हार्मनी बनी रहे, लोग फ्रेटर्निटी में रहें। तो ये कुछ टॉपिक है। लेट्स मूव फर्दर। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। देखिए ये पॉइंट आप अपने आंसर में ज़रूर लिखें। जब भी आपसे कोई पूछे कि हमें रिसोर्सेज क्यों डेवलप करने हैं तो आप आंख बंद करके बता दो सर ग्लोबल पीस। अगर आप चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे तो आप रिसोर्सेज डेवलप करते रहें, नहीं तो होगा क्या, जो बेचारे लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारे आसपास आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस दिखेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारे जो आसपास है इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो आप ध्यान रखना, हमें रिसोर्सेज डेवलप करने हैं ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये बना रहे और ग्लोबल पीस बना रहे। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये देखो, ऐसा ना हो कि इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के चक्कर में बाकी किसी का ध्यान ही नहीं रख रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लो हमें पता है कि हमें हमारे बिल्डिंग्स बनानी है लेकिन हमने सारे जंगल कट कर दिए, तो आप ये सोचिए हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं क्या वो सही है, हम कितने लाइफ फॉर्म को ख़राब कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट जो भी आप रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है, हर एक जीव जंतु इस अर्थ पे आराम से रह पाए, एग्जिस्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि हमारे होने से वो ख़त्म हो रहे हैं या हमारी वजह से उनको हार्म पहुंच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन सब की वजह से ही आपके सामने एक सबसे बड़ा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो टॉपिक है इस पे ऐसा मान लो आप, ये यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट है, पूरे जियोग्राफी में रामबाण की तरह काम करेगा आपके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप देखेंगे आगे चल के कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपको कुछ नहीं पता है आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पॉइंट यूज़ करके अपने पॉइंट को आंसर में लिख सकते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात की जाए तो ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसके अंदर हम हमारी नीड्स को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, साथ के साथ आने वाली जनरेशन की भी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करें। आपको आपकी डेफिनेशन में कोशिश करने हैं ये दो पैरामीटर्स इंक्लूड करने के कि हमारे जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं उनको भी हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी हार्म ना पहुंचाएं। आपका डेफिनेशन इनकम्प्लीट है अगर आपने एनवायरनमेंट का पॉइंट नहीं ऐड किया तो प्लीज़ कोशिश करें जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा जाए आप आराम से बताएं सर ये ऐसा डेवलपमेंट है जिसके अंदर हम हमारी नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, एज वेल एज we do not damage the environment in the process of development. Such kind of developments are called sustainable development. आपका डेवलपमेंट लंबे समय तक सस्टेन करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आज किया और 3 साल बाद पता चल रहा है जो भी हमने डेवलपमेंट किए थे उसका अब नेगेटिव इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। डू रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ पंजाब दैट वी हैव डिस्कस्ड। लेट्स कम टू दी सम इंटरनेशनल एफर्ट्स। अब देखिए ये आपको क्यों बताया जा रहा है। अब देखो ये बात तो क्लियर है कि सिर्फ एक कंट्री के काम करने से पूरे वर्ल्ड में बदलाव बिल्कुल आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। ग्लोबल इनिशिएटिव किसका? सर एनवायरनमेंट को बचाने का, सर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का। अब जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड है देखो इसके अंदर 2 एस्पेक्ट है, एक तो सोसाइटी है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक भी है। अगर आप चाहते हैं समाज और आर्थिक दोनों परिस्थिति सही रहे तभी आप ग्लोबल लेवल पे सरवाइव कर पाएंगे। आपको यहाँ पे समझना है ये जो रियो डी जेनेरियो समिट है ये 1992 में हुआ है। ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट है जहाँ पे बात की गई है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे बात की गई है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सारे देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सब जो भी डेवलपमेंट करेंगे हमारा ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि हम किसी और को
डिस्टर्ब ना करें, अफेक्ट ना करें, हमारी वजह से कोई और नहीं परेशान होना चाहिए। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एजेंडा 21 वाज अडॉप्टेड फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखना, रियो डी जेनेरो समिट के अंदर ये इंटरनेशनल एफर्ट है, जहाँ मीटिंग हुई है, हर देश मीटिंग में आया है और उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एजेंडा 21 और कोशिश करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने की। अब देखो क्वेश्चन एज इट इज बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, एजेंडा 21 है क्या। अब देखिए एजेंडा 21 को अगर आप ध्यान से देखें तो 21 जो है वो 21st सेंचुरी को डिनोट कर रहा है, और 21st सेंचुरी आज की बात कर रहा है, अभी जिसमें अपन जी रहे हैं, जो सेंचुरी है। अब एजेंडा का मतलब होता है एम, तो हमारा एम क्या है 21st सेंचुरी में, हमें कैसा डेवलपमेंट करना है, ये हमारे सामने या सवाल उठता है। तो देखिए हमें बात पता है, एजेंडा 21 जो है, आप जब ये पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी, ये एक यूएन की ही बॉडी है जो कोशिश कर रही है कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए। ग्लोबल क्यों? अगर मान लो सिर्फ एक कंट्री है जो फॉरेस्ट को बचा के रख रही है, तो क्या सिर्फ उसके फॉरेस्ट बचाने से पूरे वर्ल्ड में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो एब्जॉर्ब हो पाएगी? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सारे कंट्रीज अगर फॉरेस्ट मेंटेन करेंगे तभी हमारे पूरे वर्ल्ड का जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज हमारा जो मीन टेम्परेचर है ज़रूर बढ़ेगा। एजेंडा 21 इसलिए भी था ताकि जो भी एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, गरीबी है, डिजीज है, ये सब को रोका जाए, इन सब से फाइट की जाए। अब इन सब से फाइट करने के लिए जब इतनी बड़ी अगर बीमारी है, इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं हमारे वर्ल्ड में, तो एक अकेला देश क्या कर सकता है? तो यहाँ पे डिमांड की गई है कि ग्लोबल कोऑपरेशन हो, ग्लोबल कोऑपरेशन। अब ये दिमाग में रखना, एजेंडा 21 डिमांड्स ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर एक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो भी पोल्यूशन एनवायरनमेंट में क्रिएट कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करें, कोशिश करें उसको कम करें। इसके लिए हर एक देश को ये छूट दी गई है कि आप अपने हिसाब से लोकल गाइडलाइंस बना सकते हैं या अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके एरिया में, आपके देश में क्या सही है। एजेंडा 21 प्लीज़ आप इसको एक बार रीड आउट कर लें ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाएं। अब जो भी अपन ने पढ़ा है यहाँ तक, कोशिश करें इनको रिवाइज करें। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आप लोग देख सकते हैं। स्टार्टिंग से अगर देखें तो हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं, रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स देखा था क्या है, और इसके साथ साथ ये भी देखा कि रिसोर्सेज की डेफिनेशन देख ली। फिर हमने देखा कि रिसोर्स के क्या क्यों चाहिए हमें, व्हाई डू वी नीड रिसोर्सेज। इसके साथ साथ हाउ डू वी मेक रिसोर्सेज यूजफुल। Then we learned about classification of resources, and then we have seen why do we need to develop resources. Then we saw international efforts taken by the different countries for achieving sustainable development. Then we saw Agenda 21. So up till now I want you to read again, try to find out questions if you have, do ask, do let us know if you have any query. We will definitely try to resolve it.